स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गेटिंग चैप्टर 66 की वीडियो। पहले वो ये बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन हमारे फूड के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके डाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। हाइड्रोलाइसिस और कार्बोहाइड्रेट्स। लो जी, वो ये कह रहे हैं एक मोनोसेकेराइड से हाइड्रोजन आयन निकलता है, दूसरे मोनोसेकेराइड से हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है। ये दोनों आयन मिलकर वाटर बना देते हैं और दोनों मोनोसेकेराइड मिल जाते हैं। ये हमारे पास एक बॉन्ड बन गया मोनोसेकेराइड्स का। इसी तरह मोनोसेकेराइड के बॉन्ड बनते चले जाते हैं। तो अगर हमने इसको तोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, हम एक वाटर लेते हैं, जिस मोनोसेकेराइड से हाइड्रोजन निकले तो उसको हाइड्रोजन वापस करते हैं, जिससे हाइड्रोक्सिल निकले तो उसको हाइड्रोक्सिल वापस करते हैं, और ये हमारे पास बॉन्ड टूट गया, दोबारा हमने वाटर को यूज कर लिया। तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे H2O यूज होगा और ये दोनों मोनोसेकेराइड को हमने अलग अलग कर दिया। एक मोनोसेकेराइड पे हाइड्रोजन लगा दिया, एक मोनोसेकेराइड पे हाइड्रोक्सिल लगा दिया। हमने कहा लो भी तुम लोग बता दो। ये हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह का हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स भी होता है, उसमें भी इसी तरह से होता है। एक फैट अगर देखा जाए न्यूट्रल फैट, तो उसमें आपके पास यूं एक ग्लिसरॉल होती है, ठीक है, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे होते हैं 3 फैटी एसिड के साथ। हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम एक H2O यूज करते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल को उसका हाइड्रोजन वापस करते हैं, इसको OH वापस करते हैं, एक बॉन्ड टूट गया। इसी तरह 3 H2O यूज होती हैं और ये तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं। ये होगी हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन भी इस तरह से आप देख सकते हैं। एक प्रोटीन है, इसमें आप देख सकते हैं एक ने हाइड्रोक्सिल छोड़ा, एक ने हाइड्रोजन छोड़ा और ये मिलकर बन गए पेप्टाइड बॉन्ड। अब जब इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है, हमने हाइड्रोलाइसिस करना है, तो हम करते ही हैं, हम H2O यूज करते हैं, कहते हैं भाई तुम अपना हाइड्रोक्सिल वापस ले लो, तुम हाइड्रोजन वापस ले लो और बॉन्ड को तोड़ दो। तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन आ गई। बहुत सिंपल चीजें थी। अलबत्ता इन तीनों चीजों की हाइड्रोलाइसिस के लिए फर्क एंजाइम यूज होने होते हैं। डन। फिर आते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास मेजर सोर्सेज क्या हैं? सुक्रोज यानी शुगर, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होती है। लैक्टोज जो कि मिल्क से आ रही होती है। स्टार्चेस जो कि ये पौधों वगैरह से आ रही होती हैं, फ्रूट्स वगैरह इनमें होती हैं, और उसके अलावा थोड़ी बहुत और चीजों से आ रही है, माइलोज, ग्लाइकोजन, अल्कोहल, ये वो। अच्छा, सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है किस तरह से। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ में। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो रही है माउथ में, प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक में, और लिपिड्स की थोड़ी बहुत डाइजेशन आपकी लिंगुअल लाइपेज से हो जाती है, वरना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होती है। डन हो के बाद ऑलराइट, माउस के अंदर क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पैक्टाइलिन, जिसको हम जो एक अल्फा अमाइलेज है, ये पैक्टाइलिन आएगा और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू करेगा, मैल्टोज के अंदर तोड़ देगा, यानी कि एक डाइसेक्राइड में तोड़ देगा। माउस के अंदर बहुत थोड़ी देर रहता है, फिर हम कर लेते हैं स्वालो। फिर जनाब वाली स्टमक के अंदर जब एसिड रिलीज होगा तो ये पैक्टाइलिन काम करना छोड़ देगा, ये काम नहीं कर सकेगा। लेकिन जब तक स्टमक में एसिड रिलीज नहीं हो रहा, तब तक ये स्लेवरी अमाइलेज अपना काम करता रहेगा। सिंपल बात थी। अच्छा, उसके बाद स्टमक के बाद देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सलूक होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाज से जूस आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस, उसमें भी एक अमाइलेज होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी पैक्टाइलिन की तरह का ही होता है, बस फर्क ये कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये तकरीबन सारे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देगा, इनटू डाइसेक्राइड्स, मैल्टोज वगैरह में ब्रेक डाउन कर देगा। डन हो के बाद अच्छा, फिर डाइसेक्राइड को अल्टीमेटली मोनोसेकेराइड में कब तोड़ते हैं? बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन वाले सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स की एपिथेलियम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। 4 एंजाइम का जिक्र किया हुआ है, लैक्टेज, सुक्रेज, मैल्टेज और अल्फा डेक्स्ट्रिनेज। ये एंजाइम्स बेसिकली ये डाइसेक्राइड्स को तोड़ देते हैं। ये जो एंटेरोसाइट्स में ये एंजाइम्स होते हैं। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं तो ये थी ना हमारे पास, हमने इंटेस्टाइन को डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये क्रिप्स थी, ये विला है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, तो जो सेल एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं ना, ये एंटेरोसाइट्स, इनकी मेम्ब्रेन में ये वाले एंजाइम्स हैं। तो ये सेल के अंदर ये मतलब एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो ये कहते हैं हम जब डाइसेक्राइड्स को मोनोसेकेराइड में ब्रेक करके फिर एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये यहाँ पे मोनोसेकेराइड में ब्रेक हो जाते हैं इन द एंटेरोसाइट्स। ये ना बताया किस तरह से लैक्टोज स्प्लिट होती है तो क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज सुक्रोज स्प्लिट होती है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगी, मैल्टोज स्प्लिट होगी तो बहुत सारी ग्लूकोज बनेगी। सिंपल चीजें हैं। उसके बाद देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यहां तक हमने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को डिटेल से देख लिया, फिर प्रोटीन के डाइजेशन को देखते हैं। पहले तो भाई बेसिक सी बात है, किस तरह हम H2O को यूज करके पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। डन हो के बाद फिर देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक। तो प्रोटीन की डाइजेशन माउथ में बिल्कुल भी नहीं होती, स्टमक में स्टार्ट हो रही है। डन हो के बाद कार्बोहाइड्रेट्स की हमने कहा था माउथ में स्टार्ट होती है, इसकी स्टमक में स्टार्ट हो रही है। स्टमक में जाने वाली HCl होता है, जिसकी वजह से स्टमक की pH 2 to 3 होती है। ये pH बहुत जरूरी है ताकि हम इनएक्टिव पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट भी कर सके, और उसके अलावा पेप्सिन को अपनी फंक्शनिंग के लिए भी इतनी एसिडिक pH की जरूरत होती है। पेप्सिन जनाने वाली हमारे पास प्रोटीन को डाइजेशन करता है, ये हाइड्रोलाइसिस करता है। खास तौर पे कोलेजन प्रोटीन का डाइजेशन सिर्फ पेप्सिन कर रहा है, ठीक है। ये खास इसलिए क्योंकि बाकी जो प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है वो कोलेजन के नहीं कर पाते। तो कोलेजन जो कि मीट का एक अहम हिस्सा होता है, उसकी पेप्सिन कर रहा है। तो किसी इंसान के अंदर पेप्सिन ना हो तो वो मीट को अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। डन के बाद अच्छा, पेप्सिन देखिएगा ये अमाइनो एसिड्स में ब्रेक नहीं करता, ये बड़ी प्रोटीन को सिर्फ प्रोटियोजेस में, पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक करता है। डन के बाद अच्छा, फिर आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है पैंक्रियाटिक जूस आएगा। पैंक्रियाटिक जूस में 4 तरह के प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपोलिपेप्टाइडेज और इलास्टेज। ये सारे एंजाइम अपने इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, अलबत्ता वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद एक्टिव हो जाते हैं। आपको पता है इंटेरोकाइनेज की वजह से ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, प्रो कार्बोक्सीपोलिपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह प्रो इलास्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सारे एक्टिवेट हो जाएंगे।
ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का काम होता है बड़ी प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ब्रेक करना। जिस तरह आपके पेप्सिन ने किया था उसी तरह ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी करते हैं। अलबत्ता कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज फिर इन पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक करते हैं अमीनो एसिड्स में। ठीक है, सारी पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक नहीं कर सकेगा, लेकिन बहरहाल जितना भी एक्शन कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड करेगा वो यही करेगा कि अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देगा। और आखिर में इलास्टिन प्रोटीन को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई की जो लाइनिंग होती है वो किस तरह से काम रोल प्ले कर रही है। आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स में, मैंने भी आपको बताया था कि ये जो आपके पास एंटेरोसाइट्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन में वो एंजाइम होते हैं जो कि अल्टीमेटली मोनोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहे हैं। इसी तरह इन एंटेरोसाइट्स की मेम्ब्रेन में डाइपेप्टाइड्स होते हैं जो कि इन पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह को अल्टीमेटली अमीनो एसिड में ब्रेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बात किया है पेप्टाइडेज होते हैं, खासतौर पर ये दो नाम लिया हुए उन्होंने, एक अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेज होते हैं और दूसरे डाइपेप्टाइडेज होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉलीपेप्टाइड्स को अल्टीमेटली अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। दोनों के बाद फिर आता है डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज होती है। फैट में बेसिकली होता है क्या है, सबसे पहले आपको पता है फैट के डाइजेशन थोड़ी बहुत हो रही होती है माउथ में लिंगुअल लाइपेज होता है जो कि 10% डाइजेशन कर पाता है। अल्टीमेटली फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होनी है। क्या होगा जी स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको पता है पहले तो हम बड़े फैट पार्टिकल्स की इमल्सिफिकेशन करते हैं। किस तरह से करते हैं ये देखिएगा, एक तो बाइल से बाइल एसिड आ रहे होती हैं और उसके अलावा लेकिन खास तौर पे इमल्सिफिकेशन में रोल प्ले करता है। इमल्सिफिकेशन में होता है क्या है, एक बड़ा फैट है जो कि जिसकी सरफेस वाटर के साथ बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखती। ठीक है, तो इसकी सरफेस बहुत ज्यादा है, इसके इर्द गिर्द आके ये लेकिन ये बाइल एसिड वगैरह लग जाएंगे और इसको वाटर के साथ सॉल्युबल कर देंगे थोड़ा बहुत। जब थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा तो ये ब्रेक डाउन कर देगा छोटे पार्ट्स में। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन कर गया, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। एक तो ब्रेक डाउन कर गया, दूसरा अब इसकी सरफेस पर चूंकि बाइल एसिड्स लगे हुए हैं तो इसकी सरफेस वाटर सॉल्युबल एंजाइम के साथ काम कर सकती है। तो लाइपेजेस जो होते हैं यानी लिपिड्स को ब्रेक करने वाले एंजाइम वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। दो तरह के लाइपेज का जिक्र किया हुआ है, एक पैंक्रियाटिक लाइपेज जो पैंक्रियाटिक जूस में आएगा और दूसरा एंटेरिक लाइपेज। ये एंटेरिक लाइपेज भी ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है एंटेरोसाइट्स ये रिलीज कर रहे होंगे। दोनों के बाद अच्छा लाइपेजेस क्या करेंगे, लाइपेजेस इनकी जो हमने इमल्सिफिकेशन जो छोटे पार्टिकल्स बना चुके थे इनको ब्रेक डाउन कर देंगे लाइपेजेस और ब्रेक डाउन करके फॉर्म करते हैं फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स। ये बताया हुआ है फैटी एसिड और 2 मोनोग्लिसराइड्स। फैटी एसिड 2 मोनोग्लिसराइड्स इतने तेज हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये फौरन दोबारा मिलकर न्यूट्रल फैट बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड बनता है हम इनके इर्द गिर्द भी यूं बाइल एसिड वगैरह लगा देते हैं। बाइल एसिड कहते हैं चलो भाई तुमने आपस में दोबारा मुलाकात नहीं करनी, मैं तुम्हें ले जाता हूं एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए। सही होगी बात, इनको लेकर जाएंगे एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए, सेल के अंदर एब्जॉर्ब करवा देंगे। इसलिए हम कहते हैं बाइल एसिड एक फेरिंग प्रोसेस होता है, यानी कि ये कैरियर का काम करते हैं, इनको यहाँ पे दोबारा नहीं मिलने देते और अल्टीमेटली इनको एब्जॉर्ब करवा देते हैं। ये हमने देख लिया। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में भी फैटी एसिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड में भी फैटी एसिड होते हैं। इसलिए जब कोलेस्ट्रॉल एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज या फॉस्फोलिपिड्स की डाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2, तो इनके तोड़ने पे भी फैटी एसिड बनेंगे और इनके तोड़ने पे जब फैटी एसिड बनेंगे उनको भी हम इसी तरह से फेरिंग एक्शन के थ्रू एब्जॉर्ब करवाएंगे। ये हमने देख लिया फेरिंग एक्शन। डालों के बाद अच्छा एब्जॉर्प्शन में देखते हैं हमारे पास एनाटॉमिकल बेसिस क्या होती है। सबसे पहले बात आपको पता होनी चाहिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी जो अंदर वाली सर्फेस है ना उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स हैं। एक तो ये फोल्डिंग जिनको हम कहते हैं वेल्वुलर कॉन्वेंटिस, ठीक है, या उनको फोल्ड्स ऑफ करकरिंग भी कह रहे हैं। फिर उन फोल्ड्स ऑफ करकरिंग के ऊपर यूं आपके पास बहुत से विलाई मौजूद हैं और विलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन होती है, इस तरह की मेम्ब्रेन होती है। ये सारा कुछ होता है सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। तो ये 3 तरह की फोल्डिंग जो है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही हैं। डन के बाद स्टमक की बात करें तो स्टमक कोई इतना अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता, क्योंकि एक तो स्टमक के अंदर आपके पास टाइट जंक्शन है, ठीक है, टाइट जंक्शन होंगे तो आपको पता है कि वो प्रॉपर्ली किसी चीज को पास करने नहीं देंगे। और दूसरा आपके पास टिपिकल विलाई वगैरह नहीं होते, तो जिसकी वजह से स्टमक का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इलाज नहीं होता। ठीक है, तो स्टमक में ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती। स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा किस तरह से वेल्वुलर कॉन्वेंटिस हैं, उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती हैं, माइक्रो विलाई होती हैं और कमाल किस्म का नेटवर्क हो गया। एक विलाई को अगर आप देखें तो विलाई के अंदर एक तो ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है जो कि छोटी चीजें होगी अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, इनको अब्जॉर्ब करेगा, और दरमियान में लैक्टिल होता है ताकि बड़े फैट्स वगैरह को अब्जॉर्ब करने के लिए हम डायरेक्टली लैक्टिल में भेज दें, वो लिम्फ के थ्रू पर आपके पास ब्लड में चला जाएगा जो फैट वगैरह अब्जॉर्ब हो होंगे। डन के बाद अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी एब्जॉर्प्शन करती है, क्वांटिटी लिखी हुई है, हम जितनी करते हैं उससे ज्यादा करने की कैपेसिटी रखते हैं। सिंपल सी बात है। वाटर की जो होती है ना एब्जॉर्प्शन वो तो आइसोस्मोटिक है, यानी कि वाटर तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही जाता है। क्या मतलब है, सीधी सी बात है, गट के अंदर जो वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी होती है और अंदर जो सेल्स वगैरह उनमें कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो वाटर की ऑस्मोसिस होगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। तो वाटर तो जनाब ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा, कोई हम इसके लिए एनर्जी वगैरह यूज नहीं करेंगे, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई चैनल खास नहीं है। डाउन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस में आता है। सबसे पहले देखते हैं सोडियम को। सोडियम बता रहे हैं एक दिन में 25 to 35 ग्राम सोडियम अब्जॉर्ब करना पड़ता है, जो हमारी टोटल बॉडी सोडियम का 1/7 बनता है। डाउन के बाद
सोडियम को अब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो बॉडी का सोडियम बहुत थोड़ा हो जाएगा, डायरिया में जो कि हो जाता है और बंदा बिल्कुल रह जाता है। एब्जॉर्प्शन होती किस तरह से है, सीधी सी बात है, हम पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एटीपी यूज करते हैं और बेजोलेटर मेम्ब्रेन्स में सोडियम को हम सेल से बाहर निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप। सही है, सोडियम को बाहर निकाले, सेल के अंदर सोडियम थोड़ी हो गई, अब लुमेन से सोडियम जलाने वाली सेल के अंदर आ जाएगी थ्रू वेरियस कैरियर्स। कभी सोडियम से अमीनो एसिड कोड ट्रांसपोर्ट करके आ जाते हैं, कभी सोडियम से ग्लूकोज कोड ट्रांसपोर्ट करके आ जाते हैं, बहरहाल जो भी आए सोडियम आ जाती है। हमारी बात इतनी सी है। डालने के बाद फिर ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, जारी बच्चे जब सोडियम अंदर आ रही है, मुख्तलिफ आयंस अंदर आ रहे हैं तो अंदर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बढ़ जाएगी, बाहर थोड़ी है, तो वाटर की ट्रांसफर होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। सिंपल चीज है। फिर एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सोडियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, खास तौर पे कोलोन में बहुत इंक्रीज करता है, क्योंकि कोलोन में हम तकरीबन सारी सोडियम अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फीसेस में कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते। डन हो के बाद, और ये एल्डोस्टेरोन आपको पता है किडनीज के भी वाटर अब्जॉर्प्शन करवा रहा है, वहां बेसिकली यही करता है कि किडनी में सोडियम का अब्जॉर्ब करवाता है। जब सोडियम अब्जॉर्ब होती है तो क्लोरीन भी अब्जॉर्ब हो जाती है, जब क्लोरीन अब्जॉर्ब होती है तो वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाएगा। तो किडनी में भी एल्डोस्टेरोन सोडियम के अब्जॉर्प्शन के थ्रू ही कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाता है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाता है। डाउट कि मैं अनक्लियर ना हो रहा हूँ। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयन की एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही है, आप देखते हैं। क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर होता है, जिसमें हम क्लोराइड को अंदर ले रहे हैं, बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल लिया, वंस क्लोराइड अंदर आ जाए फिर हम क्लोराइड चैनल्स के थ्रू उसको बेसल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देते हैं। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। तो दो चीजें होंगी, एक क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर और दूसरा क्लोराइड चैनल्स। फिर देखते हैं बाइकार्बोनेट आयंस की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। ये देखिएगा, सोडियम के अंदर आते हुए हाइड्रोजन बाहर जा रही थी, ये जो हाइड्रोजन लुमेन में जाएगी ना, ये बाइकार्बोनेट से मिलेगी और बना देगी कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक करके फॉर्म करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है आराम से अब्जॉर्ब करके फिर हम लंग्स के थ्रू निकाल देते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हैं थोड़ी सी बाइकार्बोनेट, हम एक तो मैंने बताया ना किस तरह से अब्जॉर्प्शन हो गई है, उसकी कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करके अब्जॉर्ब कर लिया। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं क्लोराइड के एक्सचेंज में कुछ बाइकार्बोनेट को रिलीज भी कर रहे हैं। रिलीज इसलिए कर रहे थे ताकि जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। गुड हो गया, बाद कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपकी इंटेस्टाइन में इंडाइजिनेशंस भी होती हैं, जिनको क्रिप्स और लिम्बोकून कह रहे होते हैं, और ऊपर आपके पास फोल्डिंग्स भी हो रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास यंगर सेल्स होते हैं, ऊपर आपके पास ओल्डर सेल्स होते हैं। यंगर सेल्स सिक्रीशंस कर रहे होते हैं, ऊपर वाले सेल्स एब्जॉर्प्शंस कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए, जिस तरह ये आपके पास डायरिया कॉज करने के लिए कॉलरा आ गया, तो टॉक्सिन्स ऑफ कॉलरा जो होते हैं ना, वो साइक्लिक एएमपी फॉर्म करके यहाँ पे सिक्रीशंस इंक्रीज कर देती हैं। वाटर की सिक्रीशंस इतनी इंक्रीज रहती हैं कि हम इतनी वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं रखते। एज अ रिजल्ट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम ज्यादा सिक्रीट हो गए हैं और वो फिजिक्स में हमारे पास वेस्ट हो जाएंगे। ये आपके पास डायरिया होता है। डन हो के बाद, उसके बाद कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये जो आयंस हैं इनको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यानी आराम से एटीपी इस्तेमाल करते हैं, इनको अब्जॉर्ब करवा लेते हैं। अलबत्ता ये बात है कि ये जो डाइवेलेंट आयंस हैं इनकी एब्जॉर्प्शन मोनोवेलेंट की निस्बत कम होती है। आपको याद है हमने कहा था सोडियम की एब्जॉर्प्शन तकरीबन कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि कैल्शियम कंप्लीटली अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। डन हो के बाद, और कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्रेट में ब्रेक हो जाते हैं। हमारे पास 80% मोनोसेक्रेट ग्लूकोज ही होता है, बाकी 20% दूसरे होते हैं, फ्रुक्टोज, लैक्टोज वगैरह। ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, सोडियम से को ट्रांसपोर्ट के तहत। सोडियम जब अंदर जा रहा होता है तो साथ ही ये अमीनो एसिड भी लग जाता है कि चलो यार मुझे भी ले जाओ, और फ्री खाते में चला गया, इसको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम के को ट्रांसपोर्ट में आपके पास ग्लूकोज चला गया, इसी तरह गैलेक्टोज भी को ट्रांसपोर्ट के तहत जाता है। अलबत्ता फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट के तहत नहीं जाता, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के तहत जाता है, इसीलिए फ्रुक्टोज की एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज और गैलेक्टोज जितनी कंप्लीट नहीं हो पाती। ऑलराइट, फिर प्रोटीन्स देखे, प्रोटीन तो आपके पास अमीनो एसिड में ज्यादा ब्रेक हुई हुई है, कुछ वैसे डायपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर अमीनो एसिड ब्रेक हुई हुई है। ये अमीनो एसिड भी ग्लूकोज की तरह को ट्रांसपोर्ट के तहत ही जाएंगे, यानी सोडियम के साथ लग जाएंगे, यार तुम तो जा ही रहे हो मुझे भी साथ ले जाओ, तो ये अमीनो एसिड भी इसी तरह को ट्रांसपोर्ट के तहत जाते हैं। अलबत्ता कुछ अमीनो एसिड भी होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तहत जाएंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था फ्रुक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जाती है, इसी तरह कुछ अमीनो एसिड भी होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तहत जाते हैं। 5 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो कि अमीनो एसिड को अंदर लेके जाएंगी। गुड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट की बात की जाए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट बड़ी सिंपल सी बात है, पहले हम देख चुके हैं फेरिंग एक्शन किस तरह का होता है। यहाँ पे हमने देख लिया किस तरह से फेरिंग एक्शन हुआ है और हम फैटी एसिड्स को हम लेकर चले गए यहाँ तक। अब जब यहाँ तक आ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, ये जो बाइल एसिड है ना, जो कि फैटी एसिड को यहाँ तक लेके गए थे, ये छोड़ देते हैं, ये इसको आगे भेज देते हैं, चलो यार अब आगे तुम जाओ, मैं मजीद फैटी एसिड को लेके आता हूँ। तो बाइल एसिड ने फैटी एसिड को सेल में भेज दिया और खुद वापस चले गए मजीद फैटी एसिड को लाने के लिए। जब फैटी एसिड को बाइल एसिड ने छोड़ दिया और मोनोग्लिसराइड को भी बाइल एसिड ने छोड़ दिया, तो ये अंदर जाके फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड दोबारा मिलकर न्यूट्रल फैट्स बना देते हैं। तो ये उन्होंने दोबारा न्यूट्रल फैट्स बना दिए, और ये न्यूट्रल फैट्स ये आपने देखा काइलोमाइक्रॉन्स बन जाते हैं, और ये आपके विलाई के लैक्टील के अंदर एब्जॉर्ब हो गए। अलबत्ता जो स्मॉल चेन फैटी एसिड होते हैं वो कई दफा इस तरह दोबारा नहीं मिलते, तो वो हम डायरेक्टली ब्लड में भी एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। दोनों की बात, लार्ज इंटेस्टाइन को देखें, इसका शुरू वाला पोर्शन एब्जॉर्प्शन करता है, उसको एब्जॉर्बिंग कोलॉन कहते हैं। डिस्टल पोर्शन स्टोरेज ऑफ फीचर्स कर रहा है, उसको हम स्टोरेज कोलॉन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत सोडियम की वाटर की ज्यादा होती है,
ठीक है, वहां भी एब्जॉर्प्शन होती है लेकिन यहाँ एब्जॉर्प्शन कई गुना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइट जंक्शन होते हैं जो कि सोडियम को दोबारा लीक नहीं होने देते, अल्टीमेटली सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देखी जाए तो 5 to 8 लीटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। अगर इससे ज्यादा फ्लूइड लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा तो वो फीसेज में वेस्ट हो जाएगा, हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। ये वही काम है जो कि डायरिया में होता है, कितना ज्यादा आया था कि हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में बाइकार्बोनेट को रिलीज कर रही होती है। इसी तरह क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर होता है, यानी कार्बोनेट क्लोराइड को अंदर, बाइकार्बोनेट को बाहर। ये बाइकार्बोनेट रिलीज इसलिए कर रही होती है ताकि लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एसिड में न्यूट्रलाइज कर सकें। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया भी होता है, वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? विटामिन के, विटामिन B12, थायामीन, राइबोफ्लेविन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन के है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया ने ना प्रोड्यूस किया तो विटामिन के हमारे पास दूसरे सोर्सेज बहुत कम होते हैं। गुड हो के बाद उसके अलावा ये गैसेज भी प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हमारी गट की गैस फ्लैटस को बना रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन वगैरह भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ फीचर्स बहुत सिंपल सी बात है, 20% फैट होती है, 30% डेड बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, 20% इनऑर्गेनिक मैटर होता है और अनडाइजेस्टेड चीजें वगैरह हैं। फीचर्स के अंदर जो कलर देने वाली चीज है वो स्टरकोबिलिन या यूरोबिलिन होती है जो कि आपकी बिलिरुबिन के ब्रेकडाउन से बनती है, और इसी तरह से इसके अंदर ओडोरिफेरस प्रोडक्ट्स उन्होंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए। थैंक यू भाई, वीडियो चलिए शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।